चलो भाई, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल में एक और छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एबीसीडी ऑप्शंस है। एक बार आप मेरा वीडियो को पॉज कर लो, पढ़ लो, एंड लेट्स सी इफ यू कैन फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस। और देखो, क्वेश्चन बेसिकली ये है कि मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल की बनी हुई है, मैं हीट करता हूं, और क्वेश्चन ये है कि इसको हीट करने के बाद जो आपको नया शेप मिलेगा वो क्या हो सकता है। ध्यान से देखो कि जो पॉसिबिलिटी है वो ये है दैट द फाइनल शेप ऑफ द मटेरियल कैन बी। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है वो देखनी है। तो देखो, ऑब्वियसली रेक्टेंगुलर तो हो ही सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। सर्कुलर मुझे तो नहीं लग रहा कि किस तरीके से आप एक स्क्वायर को शीट को हीट करोगे और वो सर्कुलर हो जाएगी। आई डोंट थिंक दैट दैट्स गोइंग टू वर्क आउट। ट्रायंगुलर भी ठीक नहीं है, तो ये तो रेक्टेंगुलर तो होगा ही, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये रोम्बस भी हो सकता है, ये डी ऑप्शन भी है। द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। ए हर बंदा गेस कर लेता है, देयर इज निकाल लेता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है दैट डी इज आल्सो द राइट आंसर। अब यार, ये डी कहां से आ गया? देखो, डी यहां से आ गया कि अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई स्क्वायर है और उसमें ये अल्फा है एक्स डायरेक्शन में, ये अल्फा है वाई डायरेक्शन में। अगर मान लो अल्फा आपका इस तरीके से आपको दिया हुआ है और आपको एक्सपेंशन देखना है इसका, तो यू कैन इजीली सी कि इस सिचुएशन में ऐसे कुछ ना कुछ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट बन जाएगा आफ्टर थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन आप ये देखो कि क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि जो अल्फा आपका अल्फा का वेरिएशन गिवन है वो इसकी दोनों साइड्स के अलॉन्ग है, ये तो कहीं नहीं दिया। मान लो सपोज अगर ऐसा होता है कि भाई ये आपके पास स्क्वायर है और इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस ले लेते हो, इधर मान लो अल्फा की मिनिमम वैल्यू है, इधर अगर आप देख लेते हो इधर मान लो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाई डायरेक्शन ले लेते हो। तो अल्फा अगर एक्स डायरेक्शन में मिनिमम है और वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम है, तो यू कैन इजीली इसी की जब एक्सपेंशन होगा तो वाई डायरेक्शन में मिनिमम होगा और सॉरी वाई डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा और एक्स डायरेक्शन में मिनिमम होगा। एंड यू कैन इजीली सी कि जब ये एक्सपैंड करेगा तो ये एक्सपैंड करके कुछ कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। मतलब बेसिकली पॉसिबिलिटीज की अगर आप बात करते हो तो यू कैन इजीली सी कि ये वाला जो एंगल है, ये स्क्वायर में तो सब 90 डिग्रीज होते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस एंगल विल रिमेन 90 डिग्रीज। ये एंगल कुछ चेंज हो सकता है और पैरेललोग्राम, रोम्बस कुछ भी बन सकता है, ये बात है। तो देयरफॉर पॉसिबिलिटीज की अगर बात करी जाए तो ए और डी ये दोनों हो सकते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम एक्स और वाई ऐसे ही ले लेते हैं, तो इट विल मोस्टली इट विल बी अ रेक्टेंगल ओनली। लेकिन पॉसिबिलिटीज तो खैर कई सारी हो सकती हैं। और अच्छी बात यह है कि जो हमारा फॉर्मूला था बीटा इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, वो इस केस में भी चलेगा, इस केस में भी चलेगा। मतलब शेप भले ही बिगड़ जाए, लेकिन अगर आपको फाइनल एरिया चाहिए तो फाइनल एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इनटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वेयर बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। ये लगा के आप 100% रिजल्ट निकाल सकते हो, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये आइडियाज थे। हमने एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स की बात करी है और एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में कुछ बड़ी अच्छी थ्योरी और कुछ बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हमने देखे हैं। नाउ लेट मी टेक यू फर्दर। थर्मल एक्सपेंशन के देखो मैंने शुरू से ही बताया था कि थर्मल एक्सपेंशन के अनंत एप्लीकेशंस होते हैं और देखो और खूब सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अब एक सिंपल से एप्लीकेशन को मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कई बार ये क्या करते हैं कि 2 3 4 अलग अलग मटेरियल्स की रॉड को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसे मान लो ब्लू वाले जो रॉड है, इसका जो एक इनिशियल टेम्परेचर T0 के ऊपर इसकी लेंथ थी मान लो L10 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है मान लो α1। रेड वाला जो है इसकी लेंथ थी L20 और इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है α2। मान लो ये सिचुएशन है, रॉड है दो अलग अलग, दोनों को ज्वाइन कर दिया है, दोनों के अलग अलग कोएफिशिएंट्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। और कई बार ये लोग इस तरह की लैंग्वेज बोलते हैं क्वेश्चन में कि बताओ अब ये रॉड का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव अल्फा कितना होगा, इफेक्टिव कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कितना होगा, या इक्विवेलेंट अल्फा बोल देते हैं कई बार, ये कितना होगा। तो ये हम देखेंगे कि इस तरह की सिचुएशन में, या एवरेज भी बोल देते हैं कई बार, इस तरह की सिचुएशन में एवरेज अल्फा या इक्विवेलेंट अल्फा हम कैसे निकालते हैं और बड़ा स्टैंडर्ड सा रिजल्ट निकल के आएगा। देखो क्या करेंगे, देखते हैं। आप ये देखो कि T0 टेम्परेचर के ऊपर जो कंप्लीट रॉड है, इस कंप्लीट रॉड की जो लेंथ थी ये थी L10 प्लस L20, ये इनिशियल लेंथ थी। और फाइनल लेंथ अगर आप देखो तो फाइनल लेंथ हो जाएगी ब्लू वाले की फाइनल लेंथ प्लस रेड वाले की फाइनल लेंथ। अब आप देखो
कि ब्लू वाले के लिए मैं अलग से फॉर्मूला लगा देता हूं, तो ब्लू वाले की फाइनल लेंथ हो जाएगी L10 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, रेड वाले की हो जाएगी L20 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी L की वैल्यू, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड। और थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो यू कैन सी कि ये L10 फर्स्ट वाले में से और L20 सेकेंड वाले में से मैं साथ में लेके आता हूं, अगर क्लब करता हूं इनको साथ में, तो दिस विल लुक लाइक दिस। ध्यान से देखो कि थोड़ा सा अगर रीअरेंज करोगे इसको, डेल्टा टी कॉमन ले लोगे सेकेंड वाले टर्म में, इट लुक्स लाइक दिस। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का भी सदुपयोग कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा तो आप समझ गए होगे कि मैं खेल क्या खेल रहा हूं, बिकॉज हमने ये खेल अभी थोड़ी देर पहले खेला ही था। हमें पता है कि अगर हम ऐसा करें कि पूरी की पूरी रॉड के लिए हम ये देख लें कि पूरी की पूरी रॉड की फाइनल लेंथ, मैं लेट मी राइट दैट डाउन हियर, इट विल बी बेटर, पूरी की पूरी रॉड की फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इनटू 1 प्लस समथिंग इनटू डेल्टा टी। अगर कंप्लीट कॉम्बिनेशन के लिए हम कुछ ऐसा रिजल्ट निकाल लें, तो कंपेयर करके हम ये बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन मार्क होगा, डेल्टा टी का जो कोएफिशिएंट होगा, वो एक तरीके से पूरी की पूरी कंप्लीट सिस्टम का इक्विवेलेंट अल्फा हो जाएगा। तो ये हमारा गेम प्लान था बेसिकली, और ये गेम प्लान हमने ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर लिया है, बिकॉज यू कैन सी ये फाइनल लेंथ है, ये इनिशियल लेंथ है, लेकिन इसमें ये सब चीजें ऐड हो रही है, हमें ऐड नहीं करना है, हमें इनिशियल लेंथ को बाहर कॉमन निकाल के लेके आना है। तो कॉमन ले लेते हैं एंड देन वी विल सी कि अगर इस फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं तो हमारा इक्विवेलेंट अल्फा हमें मिल जाएगा, एंड वी आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम डूइंग दैट। तो कर देते हैं। यू कैन सी कि अगर आप कॉमन ले लोगे अगर, तो L10 प्लस L20 कॉमन ले लो, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस दिस थिंग अपॉन L10 प्लस L20 इंटू डेल्टा टी। ये आपके पास चीज आ जाएगी कॉमन लेके। तो आप देख लो कि जो फाइनल लेंथ है, दिस इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इंटू 1 प्लस समथिंग इंटू डेल्टा टी। और ये जो समथिंग है, इसको मैं दोबारा एनसर्कल करता हूं, ये जो समथिंग है, ये समथिंग जो है, इसको आप इक्विवेलेंट अल्फा बोल सकते हो इस पूरी की पूरी सिस्टम का। और देख लो बहुत सिंपल सा लॉजिकल सा रिजल्ट है, बिकॉज इट्स समथिंग लाइक, जिसको मैथ्स की लैंग्वेज में आप वेटेड एवरेज लेना बोलते हो, कि ये अल्फा 1 है और अल्फा 2 है, और अल्फा 1 का वेटेज कितना होगा, अल्फा 1 का वेटेज कितना होगा, इतना होगा, अल्फा 2 का वेटेज कितना होगा, अल्फा 2 का वेटेज इतना होगा। तो जिस अल्फा के करस्पॉन्डिंग हमारे पास बड़ी रॉड थी, उसका ऑब्वियसली वेटेज ज्यादा आएगा। तो ये अल्फा 1 और अल्फा 2 का एक तरीके से आप वेटेड एवरेज टाइप का ले लोगे, तो आपको इक्विवेलेंट अल्फा मिल जाएगी। और लास्टली सबसे अच्छी बात यह है कि इस रिजल्ट को आप n रॉड्स के लिए आराम से एक्सटेंड कर सकते हो, बिकॉज यू कैन सी 1 1 2 2 3 3 एक्सटेंड होता जाएगा। तो यू डोंट हैव टू रियली मेमोराइज द फॉर्मूला, लेकिन ये एक ऐसा फॉर्मूला जो मैं मेमोराइज करने को नहीं बोलता हूं, तो भी मेमोरी में चिपक ही जाता है ये फॉर्मूला की L इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट डॉट। ये हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट अल्फा। इजी सा एप्लीकेशन था, बहुत इजी था इनफैक्ट। और आगे चलते हैं, और क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। अब इसी तरीके से ये जो सेम आइडिया हमने डेवलप किया था, इसको आप एरियाज के लिए भी, वॉल्यूम्स के लिए भी एक्सटेंड कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बी एन आइंस्टीन टू गेस दैट। आई थिंक यू वुड हैव ऑलरेडी सीन कि हम क्या करने वाले हैं। अगर मान लो सपोज मैं इस तरीके से करता हूँ, एक फ्रैंकेस्टीन टाइप की चीज बनाता हूँ ऐसे। मान लो मेरे पास बहुत सारे जरा जरा से पीसेस हैं अलग अलग मटेरियल्स के, फ्लैट पीसेस है मान लो सपोज, और इनको ज्वाइन करता हूं मैं पीस 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5, और इस तरीके से बहुत सारे जरा जरा से फ्लैट पीसेस को ज्वाइन करके मैं कारपेट टाइप का ऐसा बना लेता हूं। और प्रॉब्लम बस ये है कि ये 1 2 3 4 5 सब अलग अलग मटेरियल्स हैं, इन सबके अब की बार बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन सबके अलग अलग हैं। और अगर मान लो अब मैं बोलता हूं कि ये जो पूरी अजीब सी कारपेट बन गई है, इसका इक्विवेलेंट बीटा कितना होगा, तो आप देख लो कुछ भी नहीं है। इसका अगर आपको इक्विवेलेंट बीटा चाहिए, तो बस ये ध्यान रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट वाला एरिया है उसका एरिया कितना है, फर्स्ट वाला जो पैच था उसका एरिया कितना है इनिशियली, सेकेंड वाले का, थर्ड वाले का। इस तरीके से अगर आपको एरिया पता है तो यू कैन इजीली सी दैट बीटा 1 A10 बीटा 2 A20 डॉट 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 डिवाइडेड बाय
A10 A20 डॉट डॉट डॉट, ये कर दोगे अगर तो आपको बीटा इक्विवेलेंट मिल जाएगा, विच इज काइंड ऑफ प्रीटी ऑब्वियस, मतलब पता ही था आपको, आप समझ ही गए थे, लेकिन मैंने एक बार थोड़ा सा लिख दिया ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई अगर आपको इक्विवेलेंट बीटा या इक्विवेलेंट गामा भी निकालना है तो आपको यही करना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि ये ध्यान रखना कि अगर मान लो लेटर से कई बार लोग कहते हैं कि अच्छा सर इसका मतलब है कि मैं ऑयल वाटर वैक्स कई सारे अगर मान लो चीज़ों को मिक्स करता हूँ, लिक्विड्स कई सारे लेटर से मैं मिक्स कर देता हूँ, तो क्या जो मिक्सचर बनेगा उसका गामा इतना हो जाएगा? अगर मान लो सपोज ये इमिसिबल लिक्विड्स है, तो इमिसिबल चीजें हैं तो उसमें गामा इक्विवेलेंट इतना डेफिनेटली हो जाएगा और केमिकली कोई रिएक्शन वगैरह नहीं करते। हाँ अगर ऐसा है कि मान लो सपोज कुछ ऐसी दो चीजें हैं जो मिक्स हो जाती है, मिक्सिंग में क्या होता है कि कई बार, अब जैसे सॉल्ट को अगर आप पानी में मिक्स करो तो ऐसा नहीं होता है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट वाटर आ जाएगा। इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज सॉल्ट के जो एटम्स होते हैं वो वाटर के एटम्स के बीच बीच में जो गैप्स होते हैं उसमें घुस जाते हैं, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन होता नहीं है। तो अगर इस तरह की कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप लेट्स से वाटर और ऑयल मिक्स करते हो तो बिल्कुल इक्विवेलेंट गामा अगर आप चाहो तो इस तरीके के रिजल्ट से निकाल सकते हो, बिकॉज ना उनमें केमिकल रिएक्शन होगा ना किसी तरह का कोई वो एक दूसरे में मिक्स होने की टेंडेंसी रखेंगे। तो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ आइडियाज जिसका यू मतलब फॉर कैलकुलेटिंग अल्फा बीटा गामा एक मिक्सचर के लिए भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आइडिया था और आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती हैं थर्मल एक्सपेंशन में। देखो इसी चीज का यूज करके आप चाहो तो इंटीग्रेशन की भी प्रॉब्लम्स बना सकते हो। इंटीग्रेशन में आप देखो, अब देखो मैंने क्या किया था अभी थोड़ी देर पहले कि मैंने आपको दो रॉड्स दी थी जिनको मैंने अलग अलग मटेरियल की रॉड्स को ज्वाइन किया था। इसी आइडिया को अगर मैं और आगे लेके जाता हूं तो मैं आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं अभी नेक्स्ट कि मेरे पास लेटस से एक रॉड है, एक टेम्परेचर T0 के ऊपर इसकी लेंथ थी लेटस से L0। अब इस रॉड के साथ समस्या ये है कि इसका मटेरियल बड़ा अजीब सा है और इस मटेरियल का जो अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो x के साथ साथ वेरी होता जा रहा है। और मान लो ओरिजिन से एक डिस्टेंस x के ऊपर जो अल्फा है, ये मैं कुछ भी फॉर्मूला टाइप का बना के दे देता हूँ, ये अल्फा है मान लो सपोज अल्फा नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। Now which means that कि अगर x की वैल्यू 0 टेंड करोगे तो अल्फाज वैल्यू विल टेंड टू 0, मतलब बिल्कुल इधर वाला जो एरिया है रीजन है वो लगभग एक्सपैंड होता ही नहीं है और जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे जो पीसेज है उनकी एक्सपेंशन ज़्यादा रैपिड होते जाएंगे। ये मान लो सपोज मैंने दी है कि इस तरीके से अल्फा x के साथ साथ वेरी कर रहा है, रॉड की नेचुरल जो इनिशियल लेंथ थी वो L0 थी और क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमें इस पूरी की पूरी रॉड का एवरेज अल्फा या इक्विवेलेंट अल्फा निकालना है। सी प्रॉब्लम डिफरेंट है लेकिन अब ध्यान से देखो एप्लीकेशन अल्टीमेटली वही होगी जो थोड़ी देर पहले हमने देखी थी कि अगर n रॉड्स को अगर आप मिक्स कर देते हो, एंड टू एंड अटैच कर देते हो, तो जो अल्फा इक्विवेलेंट आता है, चाहे तो आप यही रिजल्ट जो हमने निकाला था ये यूज कर लो, L10 अल्फा 1 L20 अल्फा 2 डॉट 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 डिवाइडेड बाय L10 L20 इत्यादि, ये कर लो। ठीक है, ये जो रिजल्ट अभी अभी हमने डिराइव किया था आप इसको भी यूज कर सकते हो। एक और ऑप्शन है कि आप इसको बिल्कुल बेसिक से जाके भी कर सकते हो, दोनों तरीके ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। जैसे मान लो सपोज हमने जो रिजल्ट निकाला था अगर इसे से ट्राई करते हैं तो ये जो रिजल्ट था ये n अलग अलग रॉड्स होंगी तो उसके लिए वैलिड होगा। अब अगर यहां पे भी मान लो मैं इस बड़ी रॉड को n पीसेस में तोड़ लेता हूं ऐसे, where every piece is very 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 small and the number of pieces tends to infinity, अगर ऐसे मैं कर लेता हूं तो यू नो दैट कि इस तरह के इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे और इनफाइनाइट टर्म्स का, इनफाइनाइट छोटे छोटे टर्म्स का जो समेशन होता है उसी को हम हिंदी में इंटीग्रेशन बोल देते हैं। तो देयरफॉर यहां पे अल्टीमेटली इंटीग्रल बनेगा, ये तो ठीक है, लेकिन इंटीग्रल में थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इंटीग्रल कैसे बनेगा। सी डिनोमिनेटर इज इजियर टू हैंडल। डिनोमिनेटर आप देखो, डिनोमिनेटर का मतलब है कि ये जो पीसेस आप तोड़ने वाले हो इनकी जो ओरिजिनल लेंथ थी इन सबका सम टोटल। अब आप देख लो कि इन सबका जो टोटल सम है ये तो आपको L0 ही दिया है ना, तो डिनोमिनेटर तो L0 ही होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, तो इसको तो हम L0 ही कर देंगे। न्यूमरेटर में थोड़ा केयरफुल रहना होगा। न्यूमरेटर में ऐसा करोगे कि मान लो एक इनिशियल टेम्परेचर T0 के ऊपर जब आप पीसेस ले रहे थे तो पहले पीस की लेंथ थी dx1, दूसरे की लेंथ थी dx2, dx3, dx4 इस तरीके से। तो जो न्यूमरेटर बनेगा वो हो जाएगा अल्फा 1 dx1 अल्फा 2 dx2 डॉट डॉट डॉट
डिनोमिनेटर तो अपन देख ही चुके हैं कि डिनोमिनेटर तो एल नॉट हो जाएगा, ये बोल सकते हो। एंड यू नो दैट कि ये जो चीज है, इस तरह का इनफाइनाइट समेशन जो होता है, इसी को हम सिंपल लैंग्वेज में इंटीग्रल अल्फा डीएक्स बोल देते हैं। तो देयरफॉर इस तरीके से अगर आप चाहो तो इस इनफाइनाइट समेशन को पुराने इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, और इसके बाद रेस्ट यू कैन सी इज क्वाइट इजी। इसके बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं है, बिकॉज अल्फा एट अ जनरल पॉइंट अगर आप देखोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन ही है, अल्फा नॉट एक्स स्क्वायर। तो बस इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, एल नॉट से डिवाइड कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो यू कैन सी दैट अल्फा नॉट बाय एल एक्स क्यूब बाई 3, ये आ जाता है आपके पास। 0 से लेके एल नॉट तक की लिमिट्स है, इंटीग्रेट कर दो और आप देख लो फाइनली काम हो जाता है आपका अल्फा नॉट एल नॉट स्क्वायर बाय 3, इफ माई कैलकुलेशंस आर राइट। ये आपके पास एवरेज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और ये भी ध्यान रखना कि डायमेंशंस को लेके परेशान मत होना। कई बार लोग कहते हैं सर ये तो डायमेंशनली ठीक नहीं है, बिकॉज अल्फा इक्विवेलेंट का भी डायमेंशन तो अल्फा के बराबर ही होना चाहिए। आप ध्यान से देखो वो 100% है, बिकॉज अल्फा नॉट इज जस्ट अ कांस्टेंट। अल्फा नॉट का डायमेंशन अल्फा के बराबर थोड़ी है, वो तो आप देख लो शुरू से। ये जो चीज है इसमें जो अल्फा नॉट है, अल्फा नॉट का डायमेंशन तो एक्चुअल अल्फा डिवाइडेड बाय लेंथ स्क्वायर के बराबर है। तो डायमेंशनली भी अगर आप देखोगे तो जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और तो ये आप देख लो कि अभी जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको करवाया है, बेसिकली ये हमने इंटीग्रेट जरूर किया, लेकिन अल्टीमेटली हमने जो थोड़ा थोड़ा अभी एवरेज अल्फा निकालने का जो कोर आइडिया डेवलप किया था, उसी को हम एक्सटेंड करते 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 जा रहे हैं, ये बात है। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट दीज इक्विवेलेंट अल्फाज और एवरेज अल्फाज। अब और आगे चलते हैं और देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन फाइनली नाउ। देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन भी अपना बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एप्लीकेशन में हम ये देखने वाले हैं कि अगर मान लो सपोज जिस मटेरियल को हम हीट कर रहे हैं, जिसका थर्मल एक्सपेंशन करवा रहे हैं, वो पूरा का पूरा सॉलिड नहीं हो, मतलब पूरा मटेरियल से नहीं बना हो, उसके अंदर अगर मैंने कुछ होल्स बना रखे हो, कुछ कैविटीज बना रखी हो, तो उस केस में थर्मल एक्सपेंशन कैसा होता है ये हम देखेंगे। और ये भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी चीज है। जैसे मैं एक सिंपल सी चीज से स्टार्ट करता हूँ कि मान लो मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर शीट है, मान लो मेरे पास आयरन का एक प्लेट था ऐसा स्क्वायर सा, और उसके बाद मैंने किसी तरह से उसके अंदर एक सर्कुलर होल कट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये सारा का सारा काम मैंने किया था एक इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट के ऊपर। फिर मैंने कहा कि ठीक है यार, अब इसका मैं इंडस्ट्रियली कुछ यूज करना चाहता हूं, तो मैंने इस आयरन की प्लेट को गर्म करना शुरू किया। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि गर्म करने पे मटेरियल तो एक्सपैंड होता है, तो वो तो सबको पता है कि गर्म करने पे ये जो आयरन का मटेरियल है, ये जिसको ग्रे कलर से मैंने दिखाया है, ये तो एक्सपैंड होगा, नो डाउट अबाउट दैट। माय क्वेश्चन हियर इज दिस कि ये बीच में जो मैंने सर्कुलर होल बनाया है, इस होल के एरिया का क्या होगा? जो होल बना है बीच में, ये एक्सपैंड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेम साइज का रहेगा? ये आपको सोच के बताना है। सबसे पहला मेरा तो क्वेश्चन ये है, और इसको सही सही आंसर करते हैं पहले, और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो चलो, इफ यू हैव आंसर्ड कि होल का एरिया कम होगा, देन यू आर विद मी। मैंने भी आज से बहुत 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 टाइम पहले, आई डोंट रिमेंबर हाउ मेनी, 20-24 साल पहले जब ये प्रॉब्लम पहली बार देखी थी, तो मैंने भी सबसे पहले यही बोला था कि भाई होल का एरिया श्रिंक होगा, बिकॉज लॉजिक बहुत सिंपल सा था कि मटेरियल अगर आप हीट करते हो तो एक्सपैंड होता है। अब अगर मटेरियल एक्सपैंड होगा तो यू कैन इजीली सी कि ये जो सारा का सारा मटेरियल है, ये अगर एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली मटेरियल एक्सपैंड करके क्या करेगा? खाली जगह कोई भरेगा। अब अगर खाली जगह को भरेगा तो भाई खाली जगह कम होनी चाहिए, होल का एरिया कम होना चाहिए। ये मेरी पहली रिस्पॉन्स थी जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था। बहुत टाइम तक तो मुझे लग रहा था ठीक है, फिर मैंने पीछे आंसर चेक करके देखा, जिस बुक में मैंने क्वेश्चन देखा था उसमें आंसर मैंने चेक करके देखा, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि ऐसा नहीं है। मतलब आंसर वाज गिवन कि होल का एरिया भी बढ़ेगा, ये आंसर दिया था उसमें, एंड आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। तो मैं सबसे पहला मेरा कंक्लूजन तो ये था कि आप बुक में गलत दिया है। ठीक है, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस ट्रेड, बट ठीक है, आई वाज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट। मुझे सबसे पहले तो ये था कि यार बुक में उन्होंने गलत दिया, बट इट वाज अ वेरी वेरी स्टैंडर्ड बुक। कोई ऐसी लोकल टाइप की गाइड नहीं थी, बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक थी, जो बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी चलती है। तो फिर मैंने उसके बाद और इधर उधर थोड़ा सा सोचा समझा, रीजन ढूंढा, एंड आई वाज फाइनली कन्विंस्ड आफ्टर अ फ्यू डेज कि जो आंसर दिया था वो सही दिया था उन्होंने। और अब होल एक्सपैंड कैसे होगा ये आप देख लो। सी, आप इसको ऐसे देखो कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो भी चीज है,
इसको अगर मैं हीट कर रहा हूं, और हम ये पूरे के पूरे चैप्टर में मान के चल रहे हैं कि हमारी जो भी हीटिंग है ये अनकंस्ट्रेंड है, मतलब फ्री हीटिंग है। जिस ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है उसको थर्मल एक्सपेंशन करने की जगह दी जाती है। हमने उसको साइड से पकड़ के नहीं रखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसको साइड से चार तरफ से बड़ी बड़ी चट्टानें लगा के इसको फिक्स कर दिया है कि इसको बाहर नहीं एक्सपैंड होने देंगे। ये ऑब्जेक्ट जिनको भी हीट किया जाता है, ये ऑब्जेक्ट को फ्री थर्मल एक्सपेंशन हम अलाउ करते हैं। और अब आप देखो कि अगर आप फ्री थर्मल एक्सपेंशन अलाउ कर रहे हो तो जो भी थर्मल एक्सपेंशन होगा, ये बिल्कुल मानते हैं कि मटेरियल बढ़ेगा, लेकिन ये किसने कहा है कि मटेरियल बढ़ के अंदर ही आएगा? भाई मटेरियल बढ़ के बाहर भी तो जा सकता है। और उसके बाद लोग आर्ग्यू करते हैं, अच्छा ठीक है सर, थोड़ा बाहर चला जाएगा, थोड़ा अंदर चला जाएगा, लेकिन फिर भी होल का एरिया तो कम ही होगा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको, मैं आपको इसको दो तीन तरीके से विजुलाइज करने वाला हूं, देन यू विल एग्री विद मी दैट कॉमन सेंस आल्सो सेज कि होल का एरिया बढ़ेगा ही। देखो, एक सबसे पहले आप इसको ऐसे देख लो कि इसकी बाउंड्री के ऊपर ये जो मैंने डैश डैश बना रखे हैं, ये मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं मैंने यहाँ पे। तो अगर मान लो इसकी बाउंड्री के ऊपर एक खूब सारे मॉलिक्यूल्स हैं, थर्मल एक्सपेंशन का कोर कंसेप्ट क्या था कि जब किसी चीज को हीट करते हो तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। कोई भी दो मॉलिक्यूल पकड़ लो, उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ता ही बढ़ता है इन केस ऑफ एनी फ्री थर्मल एक्सपेंशन। तो यहां पे भी आप देखो कि भाई अगर ऐसा है तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच का भी डिस्टेंस बढ़ना चाहिए। अब अगर इन सब के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो आप देख लो, अगर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगी, और अगर सर्कल की सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है तो मतलब रेडियस भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, होल का एरिया डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। दैट इज वन थिंग। तो एक छोटा सा लॉजिक तो ये है। दूसरा आप देखो कि अगर इसको और अच्छे से विजुलाइज करना है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि अगर कभी आप मान लो सपोज स्क्रीन के ऊपर किसी पिक्चर को, इमेज को देख रहे हो और आपको इमेज छोटी लग रही है, तो आप क्या करते हो कि उसमें जूम इन करते हो। जूम इन करने का मतलब है, कई बार कॉर्नर से पकड़ के खींचते हो तो बड़ी हो जाती है, लेकिन जूम इन करने का मतलब है कि आप इमेज को बड़ा करते हो। अब आप खुद ही देखो कि अगर किसी इमेज को बड़ा करोगे तो उस इमेज की हर डायमेंशन इंक्रीज होती है। तो यहां पे भी अगर मान लो सपोज आप इस चीज को जूम करते हो मान लो किसी तरीके से, तो जूम करने पे जो बाहर का जो स्क्वायर है ये भी बड़ा होगा, ये जो सर्कल अंदर वाला है ये भी बड़ा होगा, और इसके बीच का जो ग्रे एरिया है, आप ध्यान से देखो, इस ग्रे एरिया की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जब आप थर्मल एक्सपेंशन करोगे तो जो नई सिचुएशन बनेगी वो ये ग्रीन शेडेड, लाइट ग्रीन से जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया आपको, ये इस तरीके से होगी। और ये 100% सही बात है कि थर्मल एक्सपेंशन पे मटेरियल एक्सपैंड करता है, लेकिन ये बात गलत है कि मटेरियल एक्सपैंड करके हमेशा खाली जगह के कॉस्ट के ऊपर ही एक्सपैंड होगा। ये बात ठीक नहीं है भैया। ये कह सकते हो कि जो खाली जगह का कॉस्ट होगा वो बाहर की खाली जगह को ये भरेगा, ये बात है। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इमेज दिखाई थी, वापस चाहे तो बना देता हूं कि ये थर्मल एक्सपेंशन अगर कैविटीज वाले सिचुएशन में भी होता है तो ये इस तरीके से होता है हमेशा, दैट एवरीबॉडी गेन्स। और अंदर वाला जो रीजन है वो भी एक्सपैंड करता है, कैविटी वाला जो रीजन है वो भी एक्सपैंड करता है, जो मेटल वाला रीजन है वो भी एक्सपैंड करता है, और इसका एक्सपेंशन हमेशा एक तरह से कह सकते हो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। एक बात तो ये एक दो लॉजिक्स हैं जिनसे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि अगर किसी कैविटी वाले मटेरियल को फ्री थर्मल एक्सपेंशन करने दोगे तो अंदर जो भी कैविटी होगी उसकी भी टेंडेंसी इंक्रीज होने की होगी, एक बात। और अब इस चीज को हम एक और लेवल पे लेके चलते हैं कि अगर मान लो सपोज जो मटेरियल है पूरा का पूरा, इस मटेरियल का मान लो 2% का इंक्रीमेंट होता है, तो हम ये भी प्रूव करने वाले हैं कि जो अंदर होल हमने बनाया है इस होल के एरिया का भी एग्जैक्टली 2% का इंक्रीमेंट होगा। हम ये भी प्रूव करने वाले हैं अभी। मतलब ये बात तो ठीक है कि होल एक्सपैंड करेगा, लेकिन फिर भी कई बार मन में ये बात रह जाती है कि ठीक है यार, चलो सर आपने इधर उधर के आइडियाज लगा के ये तो प्रूव कर दिया कि होल एक्सपैंड करेगा, लेकिन यार उतना तो नहीं करेगा जितना मटेरियल करता है। अब हम ये बोलने वाले कि नहीं भाई, उतना ही करेगा जितना मटेरियल करता है, बिकॉज आप ये देखो कि अल्टीमेटली अगर मेटल की बाउंड्री मॉलिक्यूल से बनी है और थर्मल एक्सपेंशन के बाद इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर 1% इंक्रीज होता है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का भी डिस्टेंस 1% ही इंक्रीज होगा, बिकॉज अल्टीमेटली यहां पे भी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सेम मटेरियल के हैं, ये भी सेम मटेरियल के हैं। तो देयरफॉर अगर ऐसा है कि मटेरियल की बाउंड्री 1% इंक्रीज होती है लेंथ में, तो होल का भी जो लीनियर इंक्रीमेंट है वो 1% का ही होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू कैन इजीली सी कि कोई भी होल या कैविटी अगर आपने मटेरियल में छोड़ दी है तो उसके भी
जो बाउंड्री है वो उन्हीं मॉलिक्यूल से बनी होती है जिन मॉलिक्यूल से मटेरियल बना होता है, तो उसका भी एग्जैक्टली सेम परसेंट इंक्रीज होता है जितना एक्चुअल मटेरियल का होगा। हाँ, ये जरूर है कि किसी तरह से आपने उसको रोकना नहीं है, कोई थर्मल कोई उसको अगर आपको ऐसा कर रखा है कि कहीं आपने उसको फंसा रखा है कि भाई उसको बाहर के साइड में नहीं बढ़ने देंगे, तब एक अलग सिचुएशन आ सकती है। लेकिन हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे के पूरे थर्मल एक्सपेंशन चैप्टर में ये मान के चल रहे हैं कि मटेरियल को किसी तरह से पकड़ा नहीं है। हम फ्री थर्मल एक्सपेंशन अगर होने देंगे तो मटेरियल अगर 4% इंक्रीज होता है उसका एरिया या लेंथ या व्हाटएवर, तो करस्पॉन्डिंगली उसके अंदर जो कैविटीज वगैरह बनी होंगी उसका भी लेंथ एरिया वगैरह भी आपका वही 4% इंक्रीज होगा, ये बात है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट तो पहले हमने देख लिया। अब प्रैक्टिस जरा करते हैं इसकी, इस आइडिया की। आइडिया है बहुत सिंपल बट इंटरेस्टिंग है। जैसे अब आप देखो कि ये प्रॉब्लम तो हो गई, अपनी जो मतलब थ्योरी थी वो तो हमने समझ ली। उसके बाद बहुत टाइम बाद जब मैंने पढ़ाना उड़ाना शुरू कर दिया तो एक और बुक में मुझे ये वाली प्रॉब्लम देखी थी। उन्होंने बोला था कि मेरे पास एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर शीट है, स्टील की, आयरन की, किसी चीज की भी। अब की बार मैंने इसके अंदर 2 होल्स पंच कर दिए, एक ट्रायंगुलर होल है और एक रेक्टेंगुलर होल है। उन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे उसमें। क्वेश्चन पहला ये था कि मैं इस पूरे के पूरे सिस्टम को हीट करता हूं, फ्री थर्मल एक्सपेंशन होने देता हूं। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि यार एक काम करो, पहले पॉइंट बी और सी को देखो। ठीक है, मान लो ये बी है और ये सी है। जब आप इनका थर्मल एक्सपेंशन कराओगे, ठीक है, दोनों हाथ यूज करता हूं, चलो ये बी है और ये सी है मान लो। अगर इसे हीट करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस बीसी बढ़ेगा, कम होगा या सेम रहेगा? तो ऑब्वियसली आई सेड कि ठीक है, डिस्टेंस बीसी जो है वो बढ़ेगा, विच इज क्वाइट लॉजिकल, बिल्कुल बढ़ेगा डिस्टेंस बीसी। फिर उन्होंने कहा ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब आप देखो, अब दूसरे 2 पॉइंट्स लेते हैं एस आर। उन्होंने कहा कि ये एस है और ये आर है, थर्मल एक्सपेंशन होगा तो डिस्टेंस एस आर का क्या होगा? मैंने कहा फिर से एस आर बढ़ेगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये बीसी है, बीसी भी बढ़ा, ये एस आर था, एस आर भी बढ़ा। अब उन्होंने फाइनली लास्ट क्वेश्चन पूछा कि ये जो डिस्टेंस सी और एस है, 2 पॉइंट सी और एस ले लेते हो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दे सेड कि बीसी बढ़ेगा, दे सेड कि एस आर भी बढ़ेगा, और फिर उन्होंने कहा कि डिस्टेंस सी एस का क्या होगा? नाउ यू कैन इजीली सी कि अगर ये भी बढ़ रहा है, अगर आप देखते हो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, तो जो 2 थम्स के बीच का डिस्टेंस है, देखने में तो ये लग रहा है कि ये थम्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो मैंने इमीडिएटली सबसे पहला आंसर ये दिया कि यार डिस्टेंस सी एस तो कम होगा, बट आंसर देते ही आई रियलाइज दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक, बिकॉज अल्टीमेटली थर्मल एक्सपेंशन हमेशा इस तरीके से होता है कि सबका ध्यान रखा जाता है। सी, अगर बी और सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो सी और एस के बीच में भी तो सेम ही मॉलिक्यूल्स है ना। तो अगर इन मॉलिक्यूल्स के बीच में 2% का इंक्रीज होगा, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में भी 2% का ही इंक्रीज होगा सी और एस के बीच में। तो देयरफॉर इस पूरे के पूरे मटेरियल में कितनी भी कैविटीज हो, आप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, अगर इनके बीच में मान लो सपोज इनके बीच के डिस्टेंस में 3% का इंक्रीज है, तो किसी भी दूसरे 2 पॉइंट्स को आप ले लो, इनके बीच में भी जो डिस्टेंस होगा वो 3% का इंक्रीज लेने वाला है, ये बात है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बीसी भी बढ़ेगा, सीएस भी बढ़ेगा और एसआर भी बढ़ेगा। और ये कई बार कॉन्ट्रेडिक्टरी लगती है कि यार कॉमन सेंस के हिसाब से ऐसा क्या हो सकता है भाई, सी और एस तो इधर आएंगे ना, तो बीच का डिस्टेंस तो कम होना चाहिए। आप ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है। आप इस फिगर को जूम करके देखो, जूम करके देखोगे तो एवरीथिंग विल बी इंक्रीजिंग बट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि आप बीच से एक लाइन बना दो और सबको जूम करोगे अगर, तो बी अगर मान लो 4 मिलीमीटर इधर जाएगा, तो सी इधर मान लो खाली 2 मिलीमीटर इधर जाएगा। अगर ये 4 जाता है या 2 और ये 2 जाता है, तो आप देख लो कि डिस्टेंस बीसी तो बढ़ गया। उसी तरीके से एस जितना जाएगा, अगर आर उससे ज्यादा जाता है तो डिस्टेंस एस आर भी बढ़ गया। लेकिन अगर आप बीच में देखोगे तो डिस्टेंस सी एस भी सेम नहीं रहेगा, डिस्टेंस सी एस भी इंक्रीज करने वाला है, ये बात है। तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस नाइसली एंड केयरफुली। और कंसेप्ट तो सीधा सा है, लेकिन इसको घुमा फिरा के छोटे मोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कोर कंसेप्ट बस यही है कि अगर फ्री थर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो तो कैविटी हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये पक्की बात है। और आगे देखते हैं, और एक सिचुएशन देखो। मान लो सपोज अब मेरे पास एक इस तरीके से, मान लो मेरे पास एक रिंग है मान लो, और अब दिक्कत ये है कि मैंने रिंग मैन्युफैक्चर तो करवा लिया, लेकिन समस्या है कि जो बंदा मैन्युफैक्चर कर रहा था उसने इसमें थोड़ी सी गड़बड़ छोड़ दी है। गड़बड़ तो आपको दिख ही रही है कि रिंग पूरा ही नहीं है, बीच में गैप छूट गया है, और यू कैन इजीली सी कि ये गैप छूट गया है थोड़ा सा बीच में।
अब मुझे लगता है कि यार ये गैप तो ठीक नहीं लग रहा है मुझे, लेट अस से कि इस रिंग की फोटो खींच के मान लो भेजनी है किसी को, तो मैं जो टूटा टाइप का रिंग है गैप वाला ये फोटो नहीं भेजना चाहता, तो मैं बीइंग अ फिजिक्स पर्सन क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ ठीक है फोटो ही तो भेजनी है ना, मैं कहता हूँ कि मेरा प्लान है कि मैं इसको गर्म करूंगा रिंग को। ठीक है, अब गर्म करूंगा तो आप ये देख लो कि ये पूरा तो मटेरियल है, इसकी लेंथ है मान लो सपोज L0। अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो लेंथ बढ़ेगी, और अगर लेंथ बढ़ेगी, लेंथ अगर मान लो ये L0 थी, अगर ये थोड़ी इधर से बढ़ी और ये थोड़ी इधर से बढ़ी, तो दोनों साइड से अगर लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ जो है वो गैप को भर देगी, और गैप को भर देगी तो मैं अगर इसको सफिशिएंट टेम्परेचर तक हीट करता हूं तो वो जरा सा ही गैप था वैसे भी वो भर जाएगा, फिर मैं फोटो लेके आगे भेज दूंगा। तो जैसा कि आप मेरी टोन से समझ ही गए होंगे कि ये प्लान वर्क नहीं करने वाला है, और क्यों नहीं वर्क करने वाला है आप आराम से देख सकते हो अगर आप इसका फ्री थर्मल एक्सपेंशन कराते हो। तो इनिशियली इफ द रिंग वाज लाइक दिस, हायर टेम्परेचर पे रिंग की जो सरकमफ्रेंस वाली जो मटेरियल की लेंथ है वो जरूर बढ़ेगी, नो डाउट अबाउट दैट, बट इंटरेस्टिंगली जो गैप है आप देखना वो गैप भी बढ़ेगा। हायर टेम्परेचर के ऊपर आप मैं सिचुएशन बना के दिखाता हूं, हायर टेम्परेचर के ऊपर सिचुएशन दिखाई देगी इस तरीके से। जो ग्रीन कलर का मैंने रिंग टाइप का बनाया है, जो अभी वापस मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है ये नई लेंथ है, यू कैन इजीली सी दैट दिस इज ग्रेटर देन द गोल्डन लेंथ। लेकिन आप देख लो बीच का जो गैप है, इस गैप को भी आप देख लो, ये गैप भी बढ़ गया। तो देयरफॉर फ्री थर्मल एक्सपेंशन में कैविटी और मटेरियल दोनों एक्सपैंड होते हैं, एंड नेचर ऑलवेज फाइंड्स अ वे इन विच इट मेक्स श्योर दैट दोनों की दोनों चीजें एक्सपैंड हो जाए, ये बात है। तो ये ध्यान रखना छोटा सा, और ये भी ध्यान रखना कि अगर मान लो ये जो सरकमफ्रेंस है जो मटेरियल है वो 2% बढ़ा है, तो ये गैप भी अगर आप देखोगे तो ये एग्जैक्टली 2% ही बढ़ेगा इन एनी सिचुएशन लाइक दिस। और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या चीजें हैं। ये जो कैविटी वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें प्रैक्टिस थोड़ी सी और कर लेते हैं, थ्योरी तुमने देख ली, एक दो एग्जांपल्स भी देख लिए हैं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा आप एक बार देख लो, इसमें मैंने थोड़ा सा पुरानी मैकेनिक्स भी लगा दी। आप वीडियो को पॉज कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एंड हिंट एक छोटी सी ये है, ऑल्दो इट्स हार्डली अ हिंट, कि क्वेश्चन का कोई बहुत लेंदी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको सही चीज क्लिक कर जाती है तो आंसर आपका 1 सेकंड में आ जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें, लेकिन वो सही चीज क्लिक करना जनरली इतना आसान नहीं होता है। तो आप वीडियो जरा पॉज कर दो, और पॉज करके अगर आप एक बार अच्छे से देख लो क्वेश्चन को, समझ लो, फिर इसको डिस्कस करके भी देखेंगे। लेट्स सी, देखो क्वेश्चन आपने अब तक देख लिया होगा। नाउ लेट मी डिस्कस क्या हो रहा है, होने वाला है इसमें। इन्होंने बेसिकली आपको ये दिया है कि मेरे पास एक डिस्क है, और इस डिस्क के अंदर से मैं एक सर्कुलर होल कट करके निकाल देता हूं। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर का एरिया है इतना एक्चुअल मटेरियल है, और ये सिचुएशन रहती है, और इसको मैं कहीं आउटर स्पेस में सस्पेंड कर दिया है इस तरीके से कि इस पे फ्रिक्शन, ग्रेविटी इत्यादि इत्यादि कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ये चीज आपकी स्टेशनरी है। और उसके बाद मान लो ये धीरे धीरे गर्म होनी शुरू होती है सूरज की किरणों से, या कैसे भी मान लो ये हीट अप हो जाती है, और इसको हीट भी इस तरह से कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगने दे रहे, लेकिन इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन ये कि अगर आप ये काम करोगे तो इसका सेंटर किधर शिफ्ट होगा, जो पुराना सेंटर था ये सेंटर किधर शिफ्ट होगा। और एक सबसे पहला आंसर तो ये आता है कि ये सेंटर शिफ्ट नहीं होगा। अब देखो अगर इतना आसान होता क्वेश्चन कि सेंटर शिफ्ट नहीं होगा तो फिर मैं आपको थोड़ी करवाता, फिर तो कोई भी बंदा सॉल्व कर लेता। तो देयरफॉर आंसर, अगर आपने ये सोचा है कि आंसर है कि सेंटर शिफ्ट नहीं होगा, देन दैट्स डेफिनेटली नॉट द राइट आंसर। कुछ ट्रिक है इसमें छोटी सी, और वो ट्रिक ये है कि आप देखो कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे तो वो शिफ्ट नहीं होगा। और आप ध्यान से देखो कि सेंटर ऑफ मास कहां है। इस तरह की कट डिस्क अगर आप बनाते तो सेंटर ऑफ मास सी पे नहीं आता, सेंटर ऑफ मास यहां से। आप याद करो अगर ये डिस्क थी तो हमने इनफैक्ट सेंटर ऑफ मास में रिजल्ट भी निकाला था कि ये r/6 के ऊपर कुछ आता था। मतलब ऑब्वियसली यू डोंट हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट, मुझे तो 20 साल से पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है इतना तो श्योर है कि जो सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे रिमेनिंग डिस्क का, वो थोड़ा सा मटेरियल वाली साइड में रहेगा। इट विल बी समवट एट अ पॉइंट C'। तो ये जो C' पॉइंट है, ये C' पॉइंट इज गोइंग टू रिमेन अनमूव्ड, ये फिक्स रहने वाला है। और अब अगर ये फिक्स रहने वाला है तो उसको विजुलाइज करने के लिए एक काम करो, टूल बॉक्स में से कील निकाल के लाओ और कील को लगा दो C' के ऊपर। मतलब एक्चुअली मत करना कि स्क्रीन में कील ठोक दिया, बिल्कुल नहीं करना है, बट आप मान लो कि C' जो है, इस C' को मैंने यहाँ पे कील से फिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको हीट कर रहा हूं। अब आप देख लो कि अगर C' फिक्स्ड है कील से,
और आप हीट कर रहे हो तो आप देख लो कि थर्मल एक्सपेंशन से हर डिस्टेंस तो बढ़ता ही है, तो C और C डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन भी एक्सटेंड करेगी, लेकिन C डैश तो इधर जाने वाला नहीं है, ये भैया तो फिक्स्ड है अपनी जगह पे, तो कौन मूव करेगा? C ही मूव करेगा। और फिगर में मैं दिखाता हूं आपको एक बार, C मूव करेगा हल्का सा इस डायरेक्शन में। तो आंसर ये है कि जो C है वो थोड़ा सा राइट डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन में मूव करने वाला है इफ द सिस्टम इज हीटेड। तो ये देख लो, सेंटर ऑफ मास भी मिला दिया, मतलब वी डोंट रियली मिक्स मैकेनिक्स विद थर्मल एक्सपेंशन, बट फिर भी घुमा फिरा के कुछ चीजें बन जाती हैं। तो ये एक छोटा सा आइडिया है कि ये कैविटीज वैविटीज वाली प्रॉब्लम्स को किस तरीके से टैकल किया जाता है। चलो भाई और आगे चलते हैं। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग रूल। और स्क्रीन पे आपने देख लिया होगा कि मैं कुछ गोल्डन रूल की बात करने वाला हूँ। लाइक व्हाट द हेल इज दिस गोल्डन रूल? देखो बहुत सिंपल सा रूल है, कॉमन सेंस टाइप का है, लेकिन बहुत काम आता है, बहुत अच्छी चीज है। मतलब एक ऐसा रूल है जिससे अगर आपको जो सही तरीके से पता है तो थर्मल एक्सपेंशन के हजारों अलग अलग एप्लीकेशन है जो एक बार में आप इस रूल से की मदद से सॉल्व कर सकते हो। अब क्या है ऐसी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। देखो हमने देखा था कि लेंथ का जो एक्सपेंशन होता है थर्मल एक्सपेंशन में वो सबसे बेसिक चीज होती है, और इसी चीज का यूज करके हमने डिराइव किया था कि जो एरिया का एक्सपेंशन है उसका फॉर्मूला बन जाता है ऐसा, वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन है इसका फॉर्मूला बन जाता है ऐसा। यहां तक हमने देखा था, मतलब ये फंडामेंटल रूल था और बाकी दोनों इससे हम डिराइव कर लेते थे बड़े आराम से। इसी में मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अगर मान लो सपोज मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास एक लेटर से किसी मटेरियल का एक सॉलिड सा ऑब्जेक्ट है और एक इनिशियल टेम्परेचर T0 के ऊपर इसकी डेंसिटी थी मान लो ρ0। फिर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं और मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अब बता दो कि एक हायर टेम्परेचर पे इसकी डेंसिटी, नई डेंसिटी कितनी होगी मान लो। तो आप देख लो ऑब्वियसली अगर आप किसी चीज को हीट करोगे तो उसका मास तो सेम ही रहेगा। अब मास अगर सेम है लेकिन वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्लियरली डेंसिटी थोड़ी कम तो होने वाली है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी होगी वो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें पता है दैट नया डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय नया वॉल्यूम। ध्यान रखना मास, नया पुराना मास तो सेम ही है, बस वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो नया डेंसिटी कैन बी रिटन एज दिस। अब आप देखो नया वॉल्यूम कैन बी रिटन एज पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी या 3 अल्फा डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो। और अब आप देख लो कि इसमें m अपॉन वी नॉट क्या चीज है? मास डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इज नथिंग बट ओरिजिनल डेंसिटी। तो देयरफॉर रो हो जाएगा आपका ρ0 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी होल रेज टू -1, ऐसे लिख सकते हो। और हमें पता ही है कि वो -1 तो भाई अल्टीमेटली नीचे आ जाता है, तो ये हो जाता है रो इक्वल टू ρ0 1 माइनस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये कुछ आ जाता है अपने पास। लाइक व्हाट इज दिस? अब ध्यान से देखो कि हम ये चीज क्यों डिराइव कर रहे हैं, क्या टारगेट है अपना। हम एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर लेंथ का जो फॉर्मूला है वो ऐसे होता है तो बाकी जो फॉर्मूले होते हैं थर्मल एक्सपेंशन के जो लेंथ से ही डिराइव होते हैं अल्टीमेटली, वो पहली चीज तो ऑब्जर्व करो कि वो सब कुछ कुछ ओरिजिनल फॉर्मूले जैसे दिखते हैं। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? दैट फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 प्लस सम नंबर सम कांस्टेंट इनटू डेल्टा टी। ये लेंथ का फॉर्मूला था। अब बाकी तीनों जो डिराइव्ड रिजल्ट्स हैं तीनों को आप देखो, तीनों ऐसे ही दिखेंगे कि फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू 1 प्लस सम क्वांटिटी इनटू अल्फा डेल्टा टी। अब यहां पे जो सम क्वांटिटी थी वो -3 थी, यहां पे दैट क्वांटिटी वाज +2, यहां पे दैट क्वांटिटी वाज +3। लेकिन अच्छी बात यह है कि थर्मल एक्सपेंशन में हजारों ऐसे रिजल्ट्स होते हैं इस टाइप के जो ओरिजिनल रिजल्ट जैसे दिखते हैं, बस खाली फर्क ये होता है कि ये नंबर आपका कभी 2 हो जाता है, कभी 3 हो जाता है, कभी -3 हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसमें फर्दर अगर आप देखो कि ये +1 2 3 जो 1 2 या -3 वगैरह जो भी आ रहा है ये कहां से डिसाइड होता है, तो आप ऐसे देख लो कि एरिया अल्टीमेटली अगर आप देखो, बाकी सारी चीजें जाने दो, अगर सर्कल रेक्टेंगल किसी के लिए भी अगर आप देखो तो अल्टीमेटली एरिया लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम लेंथ के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, डेंसिटी लेंथ के -3 पावर के प्रोपोर्शनल होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू कैन इजीली सी कि अगर ऐसा है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटीज है तो यू कैन इजीली सी कि यही 2 3 या -3 अल्टीमेटली यहां यहां या यहां पे
आ जाते हैं। तो देयरफॉर आप जो रिजल्ट्स हैं इनको इस तरीके से अपने रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हो कि अगर मान लो हम एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी की खाली बात नहीं करते, हम मान लो कुछ ऐसा कोई भी चीज ढूंढते हैं जो लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, और उस क्वांटिटी की जो लेंथ के ऊपर डिपेंडेंस है वो कुछ मैं इस तरीके से लिख के दिखाता हूं आपको। ये रफर थोड़ा हटा देता हूं। कोई भी ऐसी क्वांटिटी है जो ऑब्जेक्ट की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, टॉर्क हो सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनीथिंग, कोई भी फंक्शन अगर ऐसा है जो लेंथ की nth पावर के प्रोपोर्शनल है, तो आप ये बोल सकते हो कि उस फंक्शन की या उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस n अल्फा डेल्टा टी करके आप उस चीज का फॉर्मूला बना सकते हो। ये बड़ा सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेटमेंट है, सो जस्ट टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड इट एंड डाइजेस्ट इट। और मैं इसको थोड़ा सा क्या काफी समझाने वाला हूं भी आगे। और तो आइडिया ये है कि अगर कोई भी क्वांटिटी लेंथ की nth पावर के ऊपर डिपेंड करती है, तो आप ये बोल सकते हो कि उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू इनटू 1 प्लस n अल्फा डेल्टा टी। इस तरीके से उसका फॉर्मूला बन जाएगा थर्मल एक्सपेंशन में। ये बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऑब्वियसली थर्मल एक्सपेंशन स्मॉल होना चाहिए, हमारे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन वगैरह लगने चाहिए, वो असम्पशन तो हमारे अंडरलाइंग रहते ही रहते हैं, देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग दैट। लेकिन ये जो रूल है, इस रूल से हम बहुत सारी चीजें आराम से हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, दिस रूल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पावरफुल। जैसे मान लो सपोज मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। अभी हमने ऑफिशियली सिंपल पेंडुलम एसएचएम में तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा साइड में जाके आपको एक रिजल्ट बताऊंगा विच विल बी यूजिंग इट। मान लो मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है। अब आपको पता है कि हर सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का होता है कुछ टाइम पीरियड। तो मान लो मेरे सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, मैं फॉर्मूला दे देता हूं आपको अभी ऐसा, where L is the length of simple pendulum thread and G is acceleration due to gravity। मान लो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला डोंट वरी, अभी उसको आगे एसएचएम वाला चैप्टर आएगा, उसमें हम आगे जाके इसको डिराइव करेंगे, बट अभी के लिए वी विल जस्ट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। टाइम पीरियड अगर इस तरह से डिपेंड करता है सिंपल पेंडुलम के थ्रेड के लेंथ के ऊपर, तो आप खुद ही देख लो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे कमरे का तो थ्रेड की लेंथ बढ़ेगी। अब अगर थ्रेड की लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। और अगर मान लो मैं आपको पूछता हूं कि भाई बताओ, अब टाइम पीरियड के लिए भी ऐसा कोई फॉर्मूला निकाल के बताओ कि नया टाइम पीरियड और पुराना टाइम पीरियड के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप अपना ये वाला रूल यूज कर सकते हो। बस आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व कर लो कि जो टाइम पीरियड है, ये जो फंक्शन है इसकी जगह टाइम पीरियड आ गया है, तो जो टाइम पीरियड है वो लेंथ की हाफ पावर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, दिया है आपको। टाइम इज पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू दिस। ध्यान से देखो कि 2 पाई है और रूट जी है, ये सब तो कांस्टेंट्स है साथ में, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टाइम पीरियड लेंथ की हाफ पावर के प्रोपोर्शनल है। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो बिना किसी डिटेल में जाए, डायरेक्ट बोल सकते हो कि फाइनल टाइम पीरियड और इनिशियल टाइम पीरियड में ये रिलेशन आ जाएगा। ये बात है, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 प्लस n इंटू अल्फा डेल्टा टी। ये जो मैंने लिखा है इसमें f की जगह जो फंक्शन है वो और कुछ नहीं है, टाइम पीरियड है। आप टाइम पीरियड को आराम से इस तरीके से लिख सकते हो। और आगे अगर आपको ये निकालना है कि जो पेंडुलम क्लॉक बनेगी इस सिंपल पेंडुलम से, उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, दिस दैट, तो वो आराम से इस रिजल्ट को डिटेल में आप और एनालाइज करके निकाल सकते हो। बट जो कोर फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा सीधा चुटकियों में 1 सेकंड में आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज नाइस, लेट अस मेक इट नाइसर। और देखो और बड़े बड़े अच्छे एग्जांपल्स मैं इसमें बना के आपको दिखाता हूं। देखो इसी तरह से जैसे रोटेशन मिक्स कर देते हैं, चलो थोड़ा सा। हमें पता है कि अगर मान लो सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे किसी भी एक्सिस के अबाउट इसकी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेट कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब आप देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे आप रिंग देखो, रिंग अगर देखोगे तो mr² हो जाएगी, अगर डिस्क देखोगे तो mr²/2 हो जाएगी। 3D ऑब्जेक्ट देखते हो, स्फीयर देख लेते हो अगर, तो सॉलिड स्फीयर की अगर आप देखोगे तो 2/5 mr² हो जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। किसी भी सॉलिड किसी भी तरह के भी ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ध्यान से देखो, एक तो मास के प्रोपोर्शनल होती है और दूसरा लेंथ का स्क्वायर जो होता है, किसी भी तरह का लेंथ, तो वो लेंथ ब्रेड्थ हो सकती है दोनों अलग अलग या जो भी हो,
लेकिन किसी ना किसी तरह की लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है दुनिया की सारी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। और फर्क बस इतना होता है कि सामने कांस्टेंट अलग अलग हो जाते हैं, कहीं कांस्टेंट 2/5 हो जाता है, कहीं हाफ हो जाता है, कहीं 1 हो जाता है एंड सो ऑन। लेकिन मेन मुद्दे की बात है कि दुनिया की किसी भी चीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेंशनली अगर आप देखोगे तो लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर ऐसा है तो यार हमारी यहां तो लॉटरी लग जाएगी, बिकॉज अगर किसी भी चीज को, किसी भी बॉडी को अगर आप थर्मल एक्सपेंशन करते हो तो थर्मल एक्सपेंशन से अगर ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी। और यहां पे आप देख लो कि अगर आपको पता है कि दुनिया की किसी भी चीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्टीमेटली किसी ना किसी तरह की लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो आप दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक चीज बोल सकते हो दैट फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। ये रूल आपका 100% फॉलो होगा ही होगा। और अच्छी बात ये है कि ये चीज खाली किसी रिंग या डिस्क या स्फीयर जैसी सिंपल बॉडी के लिए नहीं है। अजीब सी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी बॉडी लेके आ जाओ, किसी भी एक्सिस के अबाउट आप उसका रोटेशन करवा दो, लेकिन अगर रोटेट करती हुई बॉडी के लिए आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इंक्रीज होगा वो आप किसी भी बॉडी के लिए इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो एंड यू कैन इजीली सी दैट्स टोटली अमेजिंग, बिकॉज किसी भी रिजिड बॉडी के लिए चल जाएगा। तो ये पावर होती है इस जरा से रूल की, और बहुत बढ़िया रूल है और आगे चल के हम इसके काफी एप्लीकेशंस और देखने वाले हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गई, टॉर्क वगैरह अगर आप निकालना चाहो उन सब में आपका इस रूल का बड़ा बढ़िया यूज हो जाएगा। टॉर्क अब मैंने बोल ही दिया तो टॉर्क भी आपको दिखाई देता हूं। मान लो सपोज, जैसे अगर मान लो सपोज मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड को मैंने ऐसे दीवार से एक पिवट वेट लगा के लगा दिया है यूं, ठीक है। अभी मैं होल्ड करके रखा हूं, इसको गिरने नहीं दे रहा। इसका मास m है, कुछ लेंथ l है, तो यू कैन सी कि इसके ऊपर ग्रेविटी का कुछ टॉर्क तो लग ही रहा है। अब वो अलग बात है कि मैंने इसे होल्ड किया तो गिरने नहीं दे रहा हूं, लेकिन ग्रेविटी का जो भी टॉर्क होगा ये हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। और अगर मैं अब इसका थर्मल एक्सपेंशन करवा देता हूं थोड़ा सा, तो यू कैन इजीली सी कि ये रॉड थोड़ा अगर एक्सपैंड करेगी ऐसे तो मास तो सेम रहेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा आगे चला जाएगा। जो टॉर्क वाला mg लगाने के लिए जो mg है उसका जो r है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देयरफॉर थर्मल एक्सपेंशन की वजह से अगर आप देखोगे तो टॉर्क थोड़ा सा इंक्रीज होने वाला है। और मैं आपको अगर आप पूछता हूं इसमें कि बताओ जो इनिशियल टॉर्क लग रहा था और जो फाइनल टॉर्क लग रहा था उसमें क्या रिलेशन है, तो आप देख लो कि जो टॉर्क है, टॉर्क हो जाता है F मल्टीप्लाइड बाय R एक तरीके से। अब F तो mg रहेगा, लेकिन R अगर आप देखोगे तो ये R बढ़ेगा। तो इस प्रॉब्लम में जो टॉर्क है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट पावर के प्रोपोर्शनल है। तो आप बोल सकते हो कि थर्मल एक्सपेंशन होने के बाद जो नया टॉर्क होगा और जो पुराना टॉर्क होगा उनके बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। ये बात है, विदाउट एनी डिटेल्ड इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस आप डायरेक्टली ये चीज बोल सकते हो। सो दिस इज अ वेरी नाइस रूल। और इस रूल के ऊपर मैं भी क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे अच्छे आपको बना के दिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले इस रूल को थोड़ा और कंसोलिडेट कर लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से इसको पुख्ता कर लेते हैं एक तरीके से। देखो ये तो आपको याद रखना ही है, ये जो हमने यहाँ पे मैंने आपको हाईलाइट करके दे रखा है ये तो आपको पक्का याद होना ही चाहिए कि जैसा फॉर्मूला एल के लिए होता है वैसा ही फॉर्मूला एल के किसी भी फंक्शन के लिए होता है। एक बात बस, बाकी जो मैं कह रहा था कि इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेंगे वो मैं करके दिखा देता हूं आपको। देखो रूल तो ठीक है अपनी जगह, बट इसमें ट्विस्ट एंड टर्न करके थोड़ा सा और देख लोगे तो बेटर रहेगा। सी जो हमारा लेंथ वाला जो रिजल्ट था इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। ये तो हमने देखा ही है, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो। अब एल नॉट को जरा नीचे लेके आ जाओ और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। और आप समझ गए होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। यू कैन सी कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर जो चेंज हो गया है डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल वैल्यू थी इनटू 100। याद करो हमने एरर एनालिसिस में देखा था कि हम इस चीज को परसेंटेज चेंज बोलते हैं। वैसे तो पूरा नाम होता है परसेंटेज रिलेटिव चेंज, बट रिलेटिव वर्ड इज काइंड ऑफ अंडरस्टूड, तो हम इस तरह की चीज को बोलते हैं परसेंटेज चेंज। तो ये जिसको मैं अभी बॉक्स करना हूं इसको हम बोलेंगे परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो आप देखो कि ये जो क्वांटिटी है इसको आप बोलोगे, लिख भी देता हूं,
परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये बोलेंगे। अब किसी भी चीज का अगर आप थर्मल एक्सपेंशन करवाते हो तो एक छोटा सा रूल ऑब्वियसली ये बन जाता है कि उसकी लेंथ के अंदर जो परसेंटेज चेंज होगा वो 100 अल्फा डेल्टा टी होता है। ये बात है, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, ऐसा हो वैसा हो, उसके लीनियर डायमेंशन के अंदर जो चेंज होता है वो हमेशा 100 अल्फा डेल्टा टी होता है। एक जरा सी बात तो ये है, लेकिन हम इससे थोड़ा और भी आगे जाएंगे। हम अब ये सेम चीज लगाने वाले हैं अपने एफ के ऊपर। इसके हाईलाइट हटा देते हैं पहले। तो देखो, इसके ऊपर हम सेम कैलकुलेशंस करके देखते हैं। तो यू विल हैव, यहां पे भी आप देख लो, f माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ नॉट कैन बी रिटन एज n अल्फा डेल्टा टी। ये लिख सकते हो। दोनों साइड 100 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देख लो कि अब जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया है परसेंटेज चेंज इन f, चाहे वो टाइम पीरियड हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, कुछ भी हो, परसेंटेज चेंज इन f हो गया है ये चीज। तो मैं इसको लिख देता हूं परसेंटेज चेंज इन f। और राइट हैंड साइड आप देखो, राइट हैंड साइड है अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय n। नाउ व्हाट वाज अल्फा डेल्टा टी इंटू 100? सी, अल्फा डेल्टा टी इंटू 100 अगर आप देखोगे तो ये और कुछ नहीं था, ये था परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो राइट हैंड साइड अगर आप देखते हो इस इक्वेशन का, कौन सी, ये वाली इक्वेशन का, तो ये राइट हैंड साइड हो जाता है n मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ। तो n मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और देखो, मैं बड़ा एम्फसाइज कर करके बोल रहा हूं, लेकिन कॉमन सेंस से कुछ है नहीं इसमें बड़ी बात। रिजल्ट अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा है। रिजल्ट ये है कि अगर मान लो कोई भी फंक्शन लेंथ की nth पावर के प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ के अंदर अगर 2% का चेंज होगा तो उस फंक्शन के अंदर 2% मल्टीप्लाइड बाय n इसका चेंज होगा। मैं एक दो एग्जांपल्स लेके दिखाता हूं, थोड़ा सा ये चीज और क्लियर हो जाएगी। सी, जैसे अगर वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा था मैं, उसको आप देख लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कि अल्टीमेटली लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो मान लो मेरे पास कोई भी डिस्क है, स्फीयर है, कुछ भी है, मैं उसको एक्सपैंड करता हूं और मेरे को ये गिवन है कि उसका कोई जो स्फीयर था, मान लो सपोज उसका जो रेडियस है उसमें 3% का इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, स्फीयर था, इसको हीट किया, उसका रेडियस 3% बढ़ जाता है। अब मैं आपको बोलता हूं कि बताओ उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा। तो आप खुद ही देख लो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो इंक्रीज है वो हो जाएगा n मल्टीप्लाइड बाय 3%, बोले तो 6%। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 6% का इंक्रीज हो जाएगा। और वो स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर होगा, डिस्क होगा, सिलेंडर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर इंक्रीज होगा वो इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। ये बात है। या अगर सिमिलरली मैं आपको बोलता कि इसके वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो जाएगा, तो वॉल्यूम थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल होता है। तो वॉल्यूम के अंदर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 9% का इंक्रीज हो जाएगा। ऑल्दो देखो, ये आपको पता है कि जैसे जैसे ये 3 इंटू 3 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जितना बड़ा होता जाएगा उतना हमारे कैलकुलेशंस के अंदर एरर बढ़ता जाएगा। बट ठीक है, जेई लेवल पे अपन उसको एक्सेप्टेबल मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देयरफॉर ये ध्यान रखना। फाइनलाइज अभी करता हूं कि अगर कोई भी क्वांटिटी लेंथ की nth पावर के प्रोपोर्शनल है तो उसके थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला कैसा बनता है। हमने एक चीज देखी थी, लेंथ के जैसा ही बनता है, बस यहाँ पे n आ जाता है एक। और दूसरी चीज हमने देखी है कि उसकी अगर आप हीटिंग करोगे तो उसके अंदर अगर लेंथ के अंदर सर्टेन परसेंटेज चेंज हो रहा है तो उस फंक्शन के अंदर उसका n टाइम्स परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ये दूसरी बात है। और रूल एक ही है, लेकिन इसको दो अलग अलग तरीके से याद करोगे तो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड भी बढ़ जाएगी और काफी ज्यादा एक्यूरेसी भी रहेगी। तो देयरफॉर ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं इस रूल के, ये आप समझ लो और याद कर लो। और इसके बाद अब मैं जरा इसके ऊपर कुछ छोटे बड़े क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि भाई इसको यूज किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। तो चलो जरा यूजेस के ऊपर आते हैं। यूजेस में आप देख लो, सबसे पहले पहली प्रॉब्लम में मैं रोटेशन मिक्स कर देता हूं। चलो ठीक है, पहली प्रॉब्लम में हम रोटेशन मिक्स करते हैं। सी, क्वेश्चन ये है कि मान लो सपोज आपने बड़ी पेन
मेहनत करी, बड़ी पढ़ाई करी, बड़ी तपस्या करी और करते 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 आप लाइक भगवान के लेवल पे पहुंच गए बिल्कुल, और आपने एक प्लैनेट बना दिया है मान लो, ठीक है। अब प्लैनेट बनाने के बाद आपको ये तो पता ही है फिजिक्स में कि ये तो याद है कि भाई भगवान बनने के बाद भी टीचर को तो नहीं भूल जाओगे। तो आपको याद है मित्तल सर ने पढ़ाया था ग्रेविटेशन में कि प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, रोटेटिंग चीज की कुछ स्टेबिलिटी होती है एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपने प्लैनेट बनाने के बाद उसको रोटेशन भी करवा दिया, स्फेरिकल प्लैनेट बनाया है। बिकॉज अब आप अल्टीमेटली भगवान भी बन गए तो भी हो तो फिजिक्स के स्टूडेंट ही अल्टीमेटली, तो आपने टेढ़ा मेढ़ा प्लैनेट नहीं बनाया, बिल्कुल बढ़िया स्फेरिकल सा प्लैनेट बनाया है और उसको एक एंगुलर स्पीड दे दी है ओमेगा नॉट, ठीक है। अब इसके बाद आप सूरज भी बना देते हो, तो जब सूरज बनाओगे तो सूरज अपनी किरणें भेजेगा, प्लैनेट को गर्म करेगा, और ये सब होने के बाद थोड़ी देर में इस प्लैनेट का जो टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, मान लो डेल्टा टी। प्लैनेट जिस मटेरियल का बना है उसका कुछ ना कुछ अल्फा होगा, उसका अल्फा है मान लो 2 × 10⁻⁵ ऐसा यूनिट्स, और उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसका वैल्यू भी मैं दे देता हूं। टेम्परेचर मान लो सपोज 100 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है थोड़ी देर में। अब क्वेश्चन मेरा ये है बेसिकली, अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के बाद इस प्लैनेट की एंगुलर स्पीड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये बढ़ेगी, कम होगी या सेम रहेगी, आपको ये तो पहले सोचना है। और उसके बाद आगे आपको ये निकालना है कि इसकी एंगुलर स्पीड में परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख भी देता हूं यहां पे, फाइंड परसेंटेज चेंज इन एंगुलर स्पीड ऑफ दिस प्लैनेट। आपने तो क्या किया कि एक बार प्लैनेट बनाया, ओमेगा नॉट देके छोड़ दिया, उसके बाद सन इसको हीट कर रहा है, तो ध्यान से देखो कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं लग रहा है कि जो ओमेगा को, कोई ऐसा टॉर्क नहीं है जो ओमेगा को बढ़ाएगा या कम करेगा, लेकिन सन अगर इसको हीट करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी। और आप खुद ही देख लो कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब है कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब आप याद करो, एंगुलर मोमेंटम हो जाता था आई ओमेगा, तो आई ओमेगा अगर कंजर्व होगा तो आप खुद ही देख लो कि थर्मल एक्सपेंशन से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसको कांस्टेंट रखने के लिए, प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर स्पीड को पक्की बात है थोड़ा सा कम होना होगा। तो ये सरप्राइजिंग सी बात है, लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसको बैलेंस करने के लिए ओमेगा को थोड़ा सा कम होना होगा। तो पहला आंसर तो ये है, अगर क्वेश्चन ये था कि ओमेगा पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर पहला तो ये कि भाई ओमेगा थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, एक अच्छी बात तो ये हो गई। लेकिन अब बड़ा क्वेश्चन है कि भाई कितनी कम होगी, परसेंटेज चेंज कितना होगा, ये निकालना है। तो अब देखो, हमें ये चीज पता है कि परसेंटेज चेंज, कभी भी थर्मल एक्सपेंशन करते हो तो जो लीनियर डायमेंशन होता है, मैं यहां पे रेडियस है डायमीटर नहीं बोल रहा, कोई भी लीनियर डायमेंशन ले लो, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस को हम लीनियर डायमेंशन बोलते हैं। लीनियर डायमेंशन में जो परसेंटेज चेंज होता है ये होता है 100 अल्फा डेल्टा टी, ये हमने अभी अभी निकाला था। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका, सारी वैल्यूज डाल दोगे तो इतना, कैंसल वैंसल कर देते हैं तो ये आ जाता है आपके पास 0.2। तो इस प्लैनेट का रेडियस बोल दो, डायमीटर बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसमें जो लीनियर डायमेंशन के अंदर जो चेंज होगा वो हो जाएगा 0.2%, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। और फर्दर हमें ये पता है कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेंथ की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, लेट मी अगेन राइट दैट डाउन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर लेंथ की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो 2 पावर है अगर इसमें ऊपर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर जो परसेंटेज चेंज होगा वो हो जाएगा दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाय पावर, दैट इज 0.2। तो लेट मी फाइनली राइट दिस एज परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको चाहिए तो ये हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 0.4। लेकिन हमें तो एंगुलर मोमेंटम की बात करनी थी, हमें तो एंगुलर स्पीड के अंदर चेंज निकालना था, तो यू कैन इजीली सी कि वो डायरेक्टली आ जाएगा। बिकॉज अब आप देख लो कि ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल है ओमेगा। ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेज टू -1। तो इसका मतलब है कि बस एक माइनस साइन लगा दो और कुछ नहीं फर्क पड़ना है इसमें। तो देयरफॉर अगर आपको परसेंटेज चेंज इन ओमेगा चाहिए तो बस ये जो 0.4 लिखा है इसका माइनस कर दोगे, रेसिप्रोकल मत कर देना, माइनस करना होगा आपको। तो परसेंटेज चेंज इन ओमेगा विल बी -0.4। माइनस का मतलब ये है कि ओमेगा कम होगी, परसेंटेज चेंज अगर नेगेटिव होता है तो उसका मतलब है कि वो क्वांटिटी कम हो रही है, वो हमने कॉमन सेंस से ही देखा था।
और वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 0.4। ये बात है। तो यू कैन इजीली सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड कि आपको प्लैनेट का जो स्ट्रक्चर था वो स्फीयर था, मैंने बोल दिया था, लेकिन अगर नहीं भी बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आता अल्टीमेटली। तो बहुत सारी डिटेल्स पता हो नहीं पता हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, और शॉर्ट में बहुत सारे कैलकुलेशंस और अननेसेसरी डिटेल्स बचा के आप इस गोल्डन रूल का यूज करके बड़े आराम से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दिस वाज अवर फर्स्ट एग्जांपल। चलो भाई एक छोटा सा एग्जांपल और दिखाता हूँ, और अब की बार थोड़ी फ्लूइड मैकेनिक्स मिला लेते हैं। इफ यू रिमेंबर विस्कोसिटी में हमने देखा था एक पॉइजलीज इक्वेशन, पॉइजलीज लॉ, उसको यूज कर लेते हैं। चलो मान लेते हैं, देखो सिचुएशन ये अब की बार कि मेरे पास एक लंबा सा पतला सा हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसके अंदर मैं कुछ लिक्विड को फ्लो करवा रहा हूँ और उसकी विस्कोसिटी वगैरह सब अपने को गिवन है। अब क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर मैं इस पूरे कमरे के टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो हम रफली ये निकालने वाले हैं कि इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसके रेट ऑफ फ्लो के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आएगा। ये हमारा रफली टारगेट है। और प्रिसाइजली स्पीकिंग क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर के अंदर 10 डिग्रीज का चेंज करता हूं, और ये जो पाइप है ये पाइप मान लो सपोज आयरन का बना है, और आयरन का अल्फा आपको अब कितना होता है पता नहीं, लेट मी जस्ट टेक अ रैंडम वैल्यू। आयरन का अल्फा है मान लो 4 × 10⁻⁵ ऐसा यूनिट्स, ये आपको गिवन है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, इंक्रीज होता है इस पाइप का, तो वी विल नीड टू फाइंड द परसेंटेज चेंज इन क्यू। रेट ऑफ फ्लो के अंदर कितना परसेंटेज चेंज आ जाएगा ये हमें निकालना है। और एक बहुत बड़ा एजम्पशन है जो मैं दे देता हूं आपको। एजम्पशन ये है दैट कि आप ये एज्यूम कर लो दैट ईटा रिमेन्स कांस्टेंट। बड़ा इम्प्रैक्टिकल सा एजम्पशन है लेकिन मैंने दे दिया। चलो मान लो कि जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी विस्कोसिटी कोएफिशिएंट अनचेंज रहता है। आप ध्यान से देखो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जनरली टेम्परेचर के ऊपर बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करता है। हनी अगर आप देखोगे, शहद का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना विस्कस नहीं रहता है, बड़े आराम से फ्लो करना शुरू कर देता है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ वेरी नाइस अजम्पशन, बट ठीक है चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स फोकस ऑन द टास्क हियर। ये सिचुएशन है। अब सबसे पहली चीज तो आप याद करो, सबसे पहले तो पॉइजलीज इक्वेशन लिखनी होगी, तो भाई लिख लेते हैं। पॉइजलीज इक्वेशन कौन सी बड़ी बात है। पॉइजलीज इक्वेशन थी दैट रेट ऑफ फ्लो was equal to something like pi r⁴ delta p divided by 8 eta n, इस तरह का इक्वेशन था। अब इसमें आप ये देखो कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो रही है। सी ऑब्वियसली प्रेशर डिफरेंस तो किसी मशीन ने लगाया होगा, वो तो चेंज होगा नहीं। ईटा आपको बोला है कि चेंज नहीं होगा, और पाई और 8 तो खैर सवाल ही नहीं उठता चेंज होने का। तो देयरफॉर जो चेंज होने वाली चीजें हैं वो है आर और एल। नाउ यू कैन इजीली सी कि रेडियस एक अलग चीज है और लेंथ वैसे एक अलग चीज होती है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों अगर डायमेंशनली देखो तो दोनों अल्टीमेटली है तो एक तरह की लेंथ ही। तो देयरफॉर आप ये बोल सकते हो कि जो रेट ऑफ फ्लो है उसको आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो लेंथ की थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है, ये बोल सकते हो। तो देयरफॉर थर्मल एक्सपेंशन का जो लॉ है वो बड़ा बढ़िया है इस सेंस में कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि आर क्या है एल क्या है, दोनों की फिजिकल सिग्निफिकेंस बिल्कुल अलग है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन को खाली ये देखेगा कि भाई लेंथ की थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल मामला है। अब अगर लेंथ की थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है मामला तो आप देख लो, फिर तो हम कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम आगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले रफ कैलकुलेशन वो कर लो कि परसेंटेज चेंज इन लीनियर डायमेंशन अगर आप देखोगे तो ये होता है 100 अल्फा डेल्टा टी। ये तो निकाल के रख ही लेना चाहिए पहले ही। तो ये हो जाएगा 100 × 4 × 10⁻⁵ × 10। ठीक है, ये रफ कैलकुलेशन तो हम करके रख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाय 100। ये तो आपका लीनियर डायमेंशंस के अंदर 0.04% का तो चेंज आ जाएगा। और हमारा आंसर भी इसी के साथ लगभग आ ही गया है कि हमें पता है कि रेट ऑफ फ्लो नाम का फंक्शन अगर लेंथ की थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल है तो n का वैल्यू है यहाँ पे 3। तो देयरफॉर q के अंदर अगर आपको चाहिए क्या, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज हो जाएगा आपका n मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.04। तो ये हो जाएगा 0.12%। तो रेट ऑफ फ्लो के अंदर 0.12% का चेंज आ जाएगा। ये चेंज पॉजिटिव आ रहा है, और अगर ये पॉजिटिव चेंज है तो इसका मतलब है कि क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो थोड़ा सा बढ़ेगा, विच इज फाइन, बढ़ना भी चाहिए बिकॉज यू कैन सी कि
रेडियस बढ़ेगा तो रेट ऑफ फ्लो बढ़ेगा। हाँ, बस एक थोड़ा सा हल्का सा विलेन का काम करता है लेंथ। भाई अगर ये लेंथ जो है ये लेंथ भी बढ़ेगी तो विस्कस फोर्स भी थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसीलिए मिला जुला के ये पावर 4 नहीं होती है, ये पावर खाली 3 होती है। लेकिन फिर भी रेट ऑफ फ्लो के अंदर आप देख लो इतना हल्का सा चेंज आ जाएगा, ये बात है। एंड अगेन आई विल से कि एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हमने एक बड़ा गलत सा assumption कर लिया है। तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सही प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी नहीं होती है, जेई लेवल की अधिकांश प्रॉब्लम बहुत सही नहीं होती है इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट फिर भी आप कैलकुलेशन देखो कि ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल सा है, और इस कैलकुलेशन से आपको ये पता चल जाएगा कि किसी भी पाइपलाइन के थ्रू आगे चल के आप बड़ी ऑयल कंपनी में अगर आप हेड इंजीनियर हो तो आप ये रफली निकाल सकते हो कि भाई इस पाइपलाइन के अंदर गर्मी और सर्दी के रेट ऑफ फ्लो में थर्मल एक्सपेंशन की वजह से कितना डिफरेंस आएगा ये निकाल सकते हो। एंड यू कैन इजीली सी कि यू माइट से कि सर 0.12 से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आप देख लो कि अगर आप ऑयल के रेट्स देखो, कितना क्वांटिटी ऑफ ऑयल अगर आप इधर से उधर पंप कर रहे हो, तो ये जो 0.12% है इससे करोड़ों रुपए के रेवेन्यू का डिफरेंस आ सकता है। तो दिस कैन अल्टीमेटली मेक अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस। तो इसको कैलकुलेट करना भी कई बार बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आप देख लो, और ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, कोई बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। और ये जो गोल्डन रूल है, बहुत सारी जगहों पे देखोगे तो गोल्डन रूल बड़े बड़े कैलकुलेशंस को काफी हद तक सिंप्लीफाई करेगा। और अभी हम आगे थोड़े से और एप्लीकेशंस के ऊपर जाएंगे, लेकिन इस गोल्डन रूल को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि आगे हम जितने भी एप्लीकेशंस देखेंगे उनमें से बहुत सारे एप्लीकेशन में ये गोल्डन रूल आपका काम आसान करने वाला है। सो दिस वाज द golden rule as far as thermal expansion is concerned.